नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं रिवर पायरेसी के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं रिवर नदियां, तो नदियों के विषय में यदि हम कहें तो भारत एक नदियों वाला देश है, जहां पर प्रत्येक क्षेत्र में नदियां नदियां बसती हैं। नदियां का मतलब संगम पाया जाता है। चाहे गंगा नदी की बात कर लें, यमुना, या फिर इतनी सारी नदियां भारत में पाई जाती हैं कि मतलब विश्व के शायद ही कोई ऐसा देश होगा जहां इतनी व्यापक संख्या में नदियां पाई जाती हैं। तो परंतु कुछ नदियों के जो प्रतिरूप बनते हैं, ये नदियां जब बहती हैं तो कुछ कलाकृतियां निर्माण करती हैं। कुछ नदियां ऐसी होती हैं जो अपने मार्ग में बहती बहती दूसरी नदियों को कैप्चर कर लेती हैं। उसे हम कहते हैं रिवर पायरेसी। तो आज हम बात करने वाले हैं रिवर पायरेसी के बारे में। रिवर पायरेसी या कैप्चर करना क्या करती है नदियां। यदि मान के चलिए जो गंगा नदी है, तो गंगा नदी तो अपने मार्ग में बह रही है। तो गंगा नदी अपने मार्ग में बह रही है और यहाँ से इस तरफ से मतलब दक्षिण की तरफ से यमुना यमुना नदी आकर इसमें मिल जाती है, तो इलाहाबाद में इसका संगम हो जाता है। तो ऐसा मतलब इस यमुना नदी का इस गंगा नदी में संगम हुआ है, तो इसको हम कहेंगे रिवर पायरेसी। यानी गंगा नदी ने इस यमुना नदी को अपने में बना दिया, तो इसे कहते हैं रिवर पायरेसी। पायरेसी का मतलब ही है एक दूसरे को मिलाना। पायरेसी, रिवर पायरेसी, ठीक। या कैप्चर करना, दूसरे के क्षेत्र को अपने में सम्मिलित करना ही पायरेसी कहलाता है। तो आखिर क्यों नदियां पायरेसी क्यों करती हैं, पर कैप्चर एक दूसरे की नदियों को क्यों करती हैं? तो इसका जो मतलब यदि हम व्यवहारिक रीजन की बात समझें, तो नदियों का जो वेग होता है, नदियों की जो गति होती है, वह बहुत तीव्र होती है। यदि अधिक बाढ़ आ जाती है तो नदियां क्या होती हैं, जो अपना जो मुख्य मार्ग होता है उस मार्ग को छोड़कर दूसरे नदियों के मार्ग में, यदि जो उसके पास वाली नदी होती है, जो उसके समांतर होती है, उसको कब्जे में अपने कर लेती हैं। उसको नदी रिवर पायरेसी कहते हैं। तो इसके प्रमुख कुछ प्रमुख कारण हैं। तो उन कारणों में सबसे पहला कारण है प्लेट टेक्टोनिक प्रक्रिया। जैसा कि हम जानते हैं कि पृथ्वी के धरातल के भीतर हमारी जो पृथ्वी का जो धरातल है, चाहे वो समुद्र की बात कर लें, चाहे महाद्वीप की बात कर लें, तो सभी जो धरातल है वो प्लेटों पर स्थित है। यदि कुल मिलाकर 7 बड़ी प्लेटें पाई जाती हैं, तो प्लेटों पर ही महासागर है, प्लेटों पर ही महाद्वीप है, ठीक। जब प्लेटों में गति होती है, प्लेटों में 3 प्रकार से गति होती है। या तो दो प्लेटें एक दूसरे के समीप आएंगी, एक दूसरे से दूर जाएंगी, या फिर एक दूसरे के समांतर गति करेंगी। तो प्लेटों में यानी आंतरिक रूप से गति होती है, तो इसका प्रभाव बाहर यानी बाहरी धरातल पर पड़ता है। और हम देखते हैं कि नदियों ने अपने प्रतिरूप को बदल दिया। जैसा कि इसका उदाहरण हम समझ सकते हैं, सरस्वती नदी। क्या हुआ, मतलब सरस्वती नदी पहले भारत में जो घग्गर नदी के नाम से, मतलब घग्गर नदी वर्तमान में है, वो है उस रास्ते बहा करती थी, परंतु आज वह विलुप्त हो चुकी है। लगभग हमारे वेदों पुराणों में ऐसा जिक्र आया है कि सरस्वती नदी इस क्षेत्र में बहा करती थी, पंजाब वाले एरिया में, परंतु राजस्थान वाले एरिया में, परंतु अब वह लुप्त हो चुकी है। उसके लुप्त होने का कारण है प्लेट टेक्टोनिक प्रक्रिया। क्योंकि हम जानते हैं कि जो हिमालय पर्वत है, तो हिमालय पर्वत के निर्माण का कारण प्रमुख है कि वहां पर पहले, जहां आज हिमालय पर्वत है, वहां पर एक समुद्र मतलब टेथिस भूषण नदी, टेथिस सागर हुआ करता था, एक समुद्र हुआ करता था। और चूंकि यह जो चाइना का एरिया था, तिब्बत का मतलब एरिया था, यह एरिया मान उदाहरण के लिए समझते हैं, यह एरिया तिब्बत का एरिया है, इसे हम यूरेशियाई प्लेट के नाम से जानते थे। और जो भारत का जो दक्षिणी भाग है, प्रायद्वीपीय भाग है, वो इस की ओर गति कर रहा था। तो इसकी ओर गति करते करते जो यहाँ पर जो कि टेथिस सागर था, उसका जो जल, जो उसमें जो लावा भरा हुआ था, जो उसमें जो मैग्मा, जो कि नदियों के द्वारा जो लाया गया, जो कि अब जो पदार्थ था वह भर चुका था। जब इन दोनों नदियों के कारण यहाँ पर जो प्रभाव पड़ा, तो इसके कारण जो भरा हुआ जो पदार्थ था, जो मटेरियल था, ऊपर उठ गया, वही हिमालय के रूप में विद्यमान है। तो इसी के कारण कहा जा सकता है अभी भी हमारे यहाँ पर हिमालय के एरिया में, हिमालय के क्षेत्र में टेक्टोनिक प्रक्रिया हो रही है, जिसका उदाहरण हम देख सकते हैं कि समय समय पर इस हिमालयी रीजन में, हिमालयी क्षेत्र में भूकंप की घटनाएं होती रहती हैं। तो इससे जो हमारी सरस्वती नदी है, तो सरस्वती नदी का विलुप्त होना भी टेक्टोनिक प्रक्रिया का ही परिणाम है। इस तो यह नदी क्या हो गई है, कैप्चर हो गई है, विलुप्त हो गई है। दूसरा उदाहरण यदि हम लें तो मरे नदी, मरे डार्लिंग, 2 नदियां जो कि ऑस्ट्रेलिया में विद्यमान है। तो ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण से पूर्वी, मतलब दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में मरे नदी जो कि बहा करती थी और अभी भी बहती है। परंतु 2500 वर्ष पहले, सॉरी 25,000 वर्ष पहले, 25,000 वर्ष पहले जो आज की जो मरे नदी है, वह इस रूप में नहीं बहा करती थी, बल्कि उसने वहां पर एक नदी है गोलवर्न, गोलवर्न नदी को अपने आप में कैप्चर कर लिया था।
क्योंकि वह इस तरह से बह रही थी और गोलबन नदी उसमें आकर निवास मतलब मिल रही थी। तो इस प्रकार से गोलबन नदी को उसने अपने आप में कैप्चर कर लिया था। 25,000 वर्ष पहले की यह बात है। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि जो रिवर कैप्चरिंग है, रिवर पायरेसी है, उसका एक प्रमाण है जो कि हमें देखने को मिलता है, वो है जो टेक्टोनिक प्रक्रियाओं के माध्यम से, यानी पृथ्वी के अंदर जो हलचल होती है, जो पृथ्वी के अंदर जो आंतरिक क्रियाएं होती हैं, उसका प्रभाव हमें बाह्य प्रतिरूप में दिखाई देता है। और वह जो हमें दिखाई देता है, जो हमें महसूस होता है, वह जो नदियों के द्वारा जो मार्ग का परिवर्तन होना, या फिर जो सरस्वती नदी है वह उसका विलुप्त होना, मरने द्वारा किसी अन्य नदी को अपने चित्र में सम्मिलित करना, मरने नदी को द्वारा, ऑस्ट्रेलिया की नदी है। तो यह सब उदाहरण नदी कैप्चरिंग के हैं, नदी के द्वारा दूसरी नदी के अपने क्षेत्र में शामिल करने का है। तो एक प्रमुख कारण है जो टेक्टोनिक है, प्लेट टेक्टोनिक का, यानी प्लेट विवर्तन की सिद्धांत के तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। दूसरा इसका कारण है कि एक नेचुरल डैमिंग होती है। दूसरा नेचुरल डैमिंग इसका प्रमुख कारण है। क्या होता है, क्या हुआ था उस समय, मतलब करीब 4.5 लाख वर्ष पहले की बात है, ऐसा वैज्ञानिक मानते हैं। 4.5 लाख वर्ष पहले जो कि टेम्स नदी है लंदन की, लंदन में टेम्स नदी पहले जो बहा करती थी उसका बहाव उत्तर की ओर था, यानी जो इंग्लैंड में जो जो टेम्स नदी है वह उत्तर की ओर बहा करती थी, यानी आर्कटिक महासागर की ओर बहा करती थी। परंतु आज जो उसका जो बहाव है वह दक्षिण की ओर है। इसका प्रमुख कारण है डैमिंग, नेचुरल डैमिंग। इसके कारण जो आइस थी ना उस समय, यह एक ऐसा पृथ्वी के जो, यदि हम जियोलॉजिकल साइकिल की बात करें, पृथ्वी के यदि हम इतिहास की बात करें, तो हम इसमें एक ऐसा पीरियड आता है जब पृथ्वी पर जो बर्फ था, बर्फ का एरिया बढ़ गया था। ठीक, तो बर्फ के कारण उस क्षेत्र की जो नदियां थी, मतलब जो बर्फ इतनी अधिक हो गई थी, प्लेस्टोसीन युग की बात है। तो प्लेस्टोसीन और कार्बोनिफेरस दो युग है। यदि आप पृथ्वी का जो जियोलॉजिकल, हम जो भूमि जो हमारी जो पृथ्वी है उसके इतिहास पर हम नजर डालेंगे, उसके हम स्केल की हम बात करेंगे अगले अध्याय में, तो उसमें हम समझेंगे किस प्रकार से जो प्लेस्टोसीन युग था और कार्बोनिफेरस युग था, उसमें पृथ्वी पर क्या हो गई थी, बर्फ का वातावरण छा गया था, बर्फ ही बर्फ चारों तरफ हो गई थी। तो इससे जो नदी थी, जो जो जिस मतलब टेम्स नदी का बहाव उत्तर की ओर, लंदन की उत्तर की ओर था। परंतु जो बर्फ के मतलब हो जाने से, बर्फ की छांव हो जाने से, वहां पर उसका जो मार्ग था जो टेम्स नदी का, वह उत्तर की ओर अवरुद्ध हो गया। इस कारण उसको, उस नदी को, टेम्स नदी को अपना मार्ग परिवर्तित करना पड़ा। इसलिए यह इसको मतलब यह दूसरा प्रमुख कारण है कि नेचुरल तरीके से डैमिंग। तो यह तरीका भी है जिसके माध्यम से भी मतलब जो नदियां हैं अपने मार्ग को परिवर्तित करती है। नदियों के मार्ग में एक रुकावट आती है, बाधा आती है, जिसके कारण वह अपने मार्ग से भटक जाती है, बदल जाती है, मार्ग रास्ता परिवर्तित कर देती है। तो हमने दो प्रमुख कारण की बात की। पहला हमने टेक्टोनिक कारण की बताया कि प्लेट टेक्टोनिक कारण। दूसरा हमने बताया नेचुरल डैमिंग। तीसरा प्रमुख कारण इरोजन। इरोजन कहते हैं हम अपरदन। इरोजन का तात्पर्य है कि नदी के द्वारा, है ना, नदियों के द्वारा, जल मतलब नदियों के द्वारा या वायु के द्वारा किसी जो अभी हमारा जो भूपर पट्टी है उसका जो मतलब अपरदन करना, उसके जो भाग को बहाना, वही कहा जाता है इरोजन। इरोजन को हम अलग से एक वीडियो में समझेंगे, परंतु फिर भी हम एक मोटे रूप से हम समझ लें। इरोजन है कि जो अभी हम मान चलिए कोई चट्टान है, चट्टान पर उस वायु का प्रभाव भी होगा, जल का प्रभाव भी होगा और अन्य प्रभाव भी होंगे, यानी प्रकाश का प्रभाव भी होगा, तापमान का प्रभाव होगा। तो चट्टान क्या होगी, धीरे धीरे कर करके वह अपने आप को एक क्या कर लेगी, वह चट्टान अपरदित कर लेगी, वह चट्टान खुरदरी हो जाएगी। उस चट्टान का जो भाग है वह उसके द्वारा नदी, वायु या अन्य किसी जो बाहरी कारक उनके द्वारा बहा लिया जाएगा। इसे हम कहते हैं अपरदन। तो इससे क्या होता है कि नदियां क्या करती हैं अपरदन के कारण, जो क्या करती है, मार्ग बदल देती है। तो इसका उदाहरण हमें देखने को मिलता है टेरेस। टेरेस नदी जो कि ओहियो प्रांत में है, जो कि अमेरिका की बात है, उत्तरी अमेरिका में ओहियो प्रांत में टेरेस नदी है, वह उसने भी अपना मार्ग इसी तरीके से परिवर्तित किया है इरोजन के कारण। क्योंकि हम इस चित्र में समझ देख सकते हैं किस प्रकार से इस नदी ने, जो ओहियो नदी है, सॉरी टेरेस नदी है, टेरेस नदी ने अपने मार्ग को परिवर्तित किया। आप चित्र के माध्यम से इसको अच्छी तरीके से देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि किस प्रकार से जो इरोजन की प्रक्रिया है, तो इरोजन की प्रक्रियाएं भी इसका प्रमुख कारण होती हैं। जिसके आप देखिए यहाँ पर एक नदी है, टेरेस नदी। तो नदी इस प्रकार से यहाँ तक, यहाँ अपना मतलब यहाँ पर अपना जो जल था वह विसर्जित कर रही थी। तो इस हुआ ये कि धीरे धीरे अपरदित होने के बाद यह जो नदी थी एक दूसरी नदी थी,
दूसरी नदी इस नदी में मिल रही थी। ठीक, तो यह नदी इस क्षेत्र में मिल रही थी, इस नदी में, एक मुख्य नदी में, और यहाँ आकर यह नदी गिर रही थी इस नदी के माध्यम से। परंतु धीरे धीरे क्या हुआ, इरोजन के अपरदन हुआ और धीरे धीरे यह नदी धीरे धीरे कर करके इस क्षेत्र में बहने लगी और यह क्षेत्र क्या हो गया, सूखा पड़ गया। तो इस प्रकार से इस नदी के द्वारा, इस टेरेस नदी के द्वारा दूसरी नदी के जो मार्ग था उसको क्या कर लिए, कब्जे में कर लिया गया। इसे हम कहते हैं रिवर पायरेसी। तो इस प्रकार से टेरेस नदी जो कि यूएसए में है उसके द्वारा भी रिवर पायरेसी के हमें साक्ष्य मिलता है, उदाहरण मिलता है। इसके अलावा एक रियो ग्रांडे, रियो ग्रांडे में एक नदी है, रियो ग्रांडे नदी है जो कि मैक्सिको की खाड़ी में गिरती है। उसके मतलब उसको भी हम चित्र के माध्यम से देख लेते हैं किस प्रकार से एक नदी मान के चलिए यह बह रही है और एक नदी यहाँ से नीचे की तरफ से यहाँ से बह रही है। तो नदी एक, यह नदी और यह नदी अपने एक दूसरे के मार्ग से समांतर, एक दूसरे के समांतर बह रही हैं और यहाँ पर जाकर अपने जल को विसर्जित कर रही हैं। परंतु धीरे धीरे क्या होता है, जो इनके बीच का जो एरिया था वह किन्हीं बाहरी तत्वों की तरह, वायुमंडलीय तत्व है जिसमें जल भी हो सकता है, वायु भी हो सकती है, कोई अन्य तत्व भी हो सकता है। तो इसके कारण यह जो भाग था, यह जो मतलब भूमि वाला भाग था, भूभाग था, इसको इस नदी के द्वारा इसके अपरदित कर लिया गया। धीरे धीरे इस नदी का जल इस नदी में आ गया और यहाँ से यह अपने जल को संचालित करने लगी। तो इस प्रकार से इस वाली नदी ने इस नदी के जल को, इस नदी के क्षेत्र को अपरदित कर लिया, इस नदी के क्षेत्र को अपने में शामिल कर लिया। तो यह प्रमुख एक साक्ष्य है रिवर पायरेसी का। तो इस के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि किस प्रकार से नदियां अपने क्षेत्र के बहते हुए जब उनमें प्रमुख कारक आते हैं, प्रमुख बदलाव आते हैं, तो उनका कारण कुछ भी हो सकता है, चाहे इरोजन भी इसका प्रमुख कारण हो सकता है। इसके अलावा ग्लेशियर भी इसका प्रमुख कारण होते हैं, यानी ग्लेशियर रिट्रीट, ग्लेशियर रिट्रीट यानी जो ग्लेशियर होते हैं जो कि हमारे, जो कि मतलब बहुत ही ऊंचाई पर, करीब 4 किलोमीटर की ऊंचाई पर हिमालय में हम देख सकते हैं ग्लेशियरों को। तो ग्लेशियर का जो गति होती है, यानी ग्लेशियर मान के चलिए पिघल जाए अचानक से, तो ग्लेशियर के पिघलने से एक अलग से नदियां, अलग से जो मार्ग होता है वह नदी पकड़ लेती है। अभी जो जो उसके मुख्य जो घाटी थी जहां से वह नदी बह रही थी, अब वह उस घाटी में नहीं बहेगी, बल्कि उस घाटी को, अपने मार्ग को बदलकर दूसरी घाटी में संचालित हो जाएगी। और जैसा कि हमने देखा था कि अभी जो ग्लेशियर का प्रभाव हुआ था, ग्लेशियर के कारण मतलब जिसके कारण बहुत बड़ी मात्रा में जल एक मतलब बाढ़ आ गई थी। तो नदियों के मार्ग में परिवर्तन होने के कारण ग्लेशियर भी है। तो ग्लेशियर प्रभाव के कारण, ग्लेशियर के पिघलने के कारण जो नदी का जो मुख्य मार्ग है वह अपना मुख्य मार्ग छोड़कर अन्य जो आस पास के एरिया है उसमें भी बहने लगती है। तो इसका यह भी एक प्रमुख कारण है नदी के मतलब अपने मार्ग बदलने का, दूसरी नदी को अपने में शामिल करने का। तो इस प्रकार से कहा जा सकता है कि बहुत सी मतलब प्रमुख कारण है। तो इसमें 4 प्रमुख कारण हैं जिसकी हमने चर्चा की। जैसे इसमें टेक्टोनिक की हमने चर्चा की, किस प्रकार से पृथ्वी के आंतरिक भागों में जो जो हलचल हो रही है, जो आंतरिक भाग में जिस प्रकार की गति होती है उसके प्रभाव के कारण जो बाहरी क्षेत्र में, जो हमने सरस्वती नदी की बात की, मर्री नदी की बात की, उनका इन दोनों नदियों ने किस प्रकार से टेक्टोनिक प्रभाव के कारण इस अपने मार्ग को परिवर्तित किया। उसके बाद हमने इसी वीडियो में देखा कि इस प्रकार से नेचुरल डैमेज के तरीके से जो टेम्स नदी है उसने अपने मार्ग को परिवर्तित किया, क्योंकि वहां पर उस क्षेत्र में जो बर्फबारी, मतलब जो बर्फ ग्लेशिएशन पीरियड आ गया था, जिसके कारण प्लेस्टोसीन युग में जो पृथ्वी का जो मतलब जो ऊपरी भाग था, उसका इंग्लैंड का ऊपरी भाग था वह बर्फ से ढक गया था। इस कारण से जो लंदन की जो टेम्स नदी थी वह उस ओर प्रभावित ना होकर अब दक्षिणी ओर प्रभावित होना शुरू कर दी है। तो इस प्रकार से नेचुरल तरीके से नेचुरल डैमेज भी इसका प्रमुख कारण है। तीसरा प्रमुख कारण, जैसा कि हमने बात की इरोजन के विषय में, यानी इरोजन मतलब अपरदन। तो भूमि, जलवायु या फिर कुछ मतलब जलवायु या फिर कुछ अन्य तत्व हैं जो जिनके कारण अपरदन होता है। तो अपरदन के प्रभाव के कारण एक नदी दूसरी नदी को अपने आप में समाहित कर लेती है। दो हमने चित्रों के माध्यम से मतलब चित्रों के माध्यम से उसको भी हमने समझा। और इसके बाद हमने देखा कि किस प्रकार से ग्लेशियर में जो ग्लेशियर जब पिघलते हैं तो ग्लेशियर पिघलने के कारण जो नदी होती है, जो नदी का मुख्य मार्ग होता है, तो उसमें अचानक से इतनी अधिक मात्रा में जल आ जाता है कि जो नदी की जो घाटी होती है वह नदी अपने मार्ग को छोड़कर किसी अन्य भाग में भी संचालित होने लगती है। तो इस प्रकार से यह जो मतलब प्रमुख कारण थे, प्रमुख मतलब प्रक्रिया थी जिसके तहत नदियां अपने मार्ग को परिवर्तित करती हैं, जिसे हम रिवर पायरेसी या रिवर का कैप्चरिंग कहते हैं अंग्रेजी में। ठीक, तो हमें विश्वास है आपकी हमारा यह वीडियो जरूर पसंद आया होगा। धन्यवाद।